people in electrochemistry we will basically do some more things out here. Faraday's के law, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ, ठीक है. जुम्मा अभी चालू हुआ है, तुम जुम्मा अभी भाई साहब घड़ी देख रहे हो. अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हो भाई साहब. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अ सेल विच यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है. तो आप भाई साहब एक एक्सटर्नल, अ सेल विच यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज. तो पहली बात तो आपको सेल से चाहिए क्या, वोल्टेज. लेकिन वोल्टेज लेने के लिए वोल्टेज देना पड़ेगा. क्या ये समझ में आ रहा है? क्यों वोल्टेज लेने के लिए वोल्टेज देना क्यों पड़ेगा भाई साहब? जब तक आप वोल्टेज दोगे नहीं तब तक आपके आयंस बनेंगे नहीं, और जब तक आयंस बनेंगे नहीं तब तक फ्री फ्लो होगा नहीं, और जब तक फ्री फ्लो होगा नहीं तब तक वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, ठीक है. तो आयंस को जनरेट करने के लिए अ सेल विच यूजेस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, एक एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज इसको चाहिए टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. एक केमिकल रिएक्शन होता है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है. ओके, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है. यूजेस आपका क्या क्या है भाई साहब? द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट्स इन द लैब एंड केमिकल. थियरी है इसलिए मैं थोड़ा सा भगाऊंगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है आपको. अगर कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ पूछेगा, लेकिन थियरी पार्ट है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा. नथिंग वेरी ग्रेट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव. ना ही इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, ना ही कुछ सवाल लगेंगे इसमें, ठीक है. ओके, द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन लैब एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज होता है, ठीक है. टीजर भाई साहब 1 मोल पॉजिटिव चार्ज इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है. तो देखो अगर आपका 1 मोल, देखो एक पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एक नेगेटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? एक नेगेटिव चार्ज. तो 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, 1 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है. और इस 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, 1 इंटू 16, सॉरी आपका भाई साहब 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज. और एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19. तो भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96. और यहाँ पे कितना बचा? 23 से गया 19, तो 23 से 19 गया तो कितना बचा भाई साहब? 4, ठीक है. 96, ठीक है, ये हो जाएगा 96. यहाँ पे हो गया 16, 6 96, तो ये 9.6 होगा ना. 1.6 है तो 96500 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका, ठीक है. So 1 mole of positive charge is required to neutralize 1 mole of electron or 1 Faraday. 1 Faraday of electron का चार्ज कितना होगा भाई साहब? 96500 कूलम. मोस्टली DC करंट इज यूज्ड एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज. क्यों AC करंट यूज नहीं कर रहे हैं? ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. DC करंट ही क्यों यूज कर रहे हैं? वाई नॉट AC करंट? AC करंट में क्या होता है भाई साहब? आपकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है. मतलब जो अभी प्लस है वो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस माइनस, ऐसा होता रहेगा, ठीक है. DC करंट में ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस ही रहेगा. अगर भाई साहब कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, तो क्या आप घड़ी बड़ी कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड करते रहेंगे? नहीं ना भाई साहब. कैथोड विल फंक्शन एज अ कैथोड एंड एनोड विल फंक्शन एज एन एनोड. व्हाट इज एन एनोड? द साइट एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. एंड व्हाट इज अ कैथोड? द साइट एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस. तो आपका AC करंट अगर घड़ी घड़ी चेंज होता रहेगा तो पोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी. मतलब एनोड विल स्टॉप बिहेविंग एज एन एनोड एंड कैथोड विल स्टॉप बिहेविंग एज अ कैथोड, विच इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक करंट को स्टार्ट करने के लिए हमको DC करंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है. इसीलिए देखो, अगर समझ लो ये बैटरी को आपको चार्ज करना है तो बैटरी के साथ आपका इन्वर्टर लगेगा. ये बैटरी अभी चार्ज हो रही है, तो लेट्स से जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ये बैकअप देगा, कुछ 1-2 घंटों का बैकअप दे देगा. तो ये बैटरी चार्ज कैसे होगी? AC करंट से चार्ज ही नहीं हो सकती. क्या हो पाएगी? क्योंकि AC करंट जैसे ही आप इसमें डालोगे
तो आपका भाई साहब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और अगर ऐसा होगा तो बैटरी फंक्शन ही नहीं कर सकता, क्योंकि बैटरी में एक ही एनोड होगा, दूसरा वाला कैथोड होगा, उसका प्लस तो प्लस, इसका माइनस तो माइनस, ठीक है। एक में ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन तो रिडक्शन, चेंज नहीं हो सकता घड़ी घड़ी। यहाँ पे हमारे जितने भी सॉकेट्स हैं या जितने भी स्विचेस हैं या जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं, दे आर ऑल डिजाइन टू ऑपरेट ऑन एसी करंट। ये सब के सब भाई साहब किस करंट पे चल रहे हैं? एसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट पे चल रहे हैं, जिसका भाई साहब पोलैरिटी रेगुलरली चेंज हो रहा है। जिस करंट की पोलैरिटी रेगुलरली चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसी करंट, ठीक है। और डीसी करंट क्या होता है भाई साहब? जिसकी पोलैरिटी चेंज ही नहीं होती है, ठीक है। तो हमको अगर बैटरी को चार्ज करना है तो हमको डीसी करंट से ही चार्ज करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी हैव इज एसी करंट, इसीलिए हमको बैटरी को चेंज करने के लिए कोई अडेप्टर या इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? जैसे यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है, जब लाइट रहेगी तो बैटरी चार्ज होती रहेगी, तो ये एक अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी या इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आपके फोन्स में जो बैटरीज हैं उनको चार्ज करने के लिए आप डायरेक्टली उस पर कनेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आपको भाई साहब एक अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड अ चार्जर। व्हाई? बिकॉज दैट कन्वर्ट्स द एसी करंट टू डीसी करंट। आपके फोन मतलब खराब हो जाए, अगर आपका अडेप्टर खराब हो गया है और खराब अडेप्टर से अगर आप जबरदस्ती का कनेक्ट करने जाएंगे तो आपका फोन का बैटरी भी खराब होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि आपका एसी करंट अभी डायरेक्टली जाएगा आपके बैटरी में और फिर पोलैरिटी का गड़बड़ हो जाएगा और फिर वो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। आपके शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो योर अडेप्टर और योर चार्जर डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग एसी करंट इनटू डीसी करंट, बिकॉज बैटरी में सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट को ही आप सप्लाई कर सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। मोस्टली डीसी करंट इज यूज एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज, ओके। एग्जाम्पल अगर देख लो भाई साहब, Na एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन गया Na, Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये बन रहा है भाई साहब आपका Mg, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Cu, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Al, 2Cl तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब दे रहा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Michael Faraday was the first scientist to describe the quantitative aspect of electrolysis. Quantitative मतलब क्या? कितना क्या बन रहा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, कितना चार्ज बन रहा है, कितना भाई साहब आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव डन सो। दीज आर टू, क्या है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस, पहला लॉ आता है भाई साहब फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस का, सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। So let's look at first law of Faraday's electrolysis, which states what people? The amount of substance that is deposited or liberated at any electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolytic solution. तो एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक इलेक्ट्रोड में कितना डिपोजिशन हो रहा है या लिबरेशन हो रहा है, ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उस पर ये डिपेंड करेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो अभी भाई साहब क्या हो जाएगा? लेट Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, ठीक है। M इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। Q क्या है भाई साहब? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स। M इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस है, तो मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये मास ऑफ सब्सटेंस क्या है? deposited or liberated at the electrode. The mass of any substance which is basically deposited or liberated at the electrode. Gaseous product हुआ तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। मास अगर सॉलिड प्रोडक्ट का ही हम लगा सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ अ सब्सटेंस which is deposited or liberated at any electrode is proportional to the quantity of electricity that is passing through the electrolyte during the electrolysis, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा आपका? मास विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वल, देखो मास अगर प्रोपोर्शन है किसके? Q के, तो मास विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्वांटिटी, और Q क्या हो जाएगा भाई साहब? Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इंटू टी, ठीक है।
ओके, सो मास इज इक्वल टू E इंटू सी इंटू टी, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। देखो मास की वैल्यू क्या हो गई, E इंटू क्यू, ठीक है, E इंटू क्यू, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मास इज इक्वल टू ये हो गया, बाइक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्यू, तो मास क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्यू, ठीक है। देखो प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी में बदलते हैं तो आप क्या करेंगे भाई साहब, एक कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्यू। ये भाई साहब आपका क्यू क्या होता है, देखो आई होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू बाई टी। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कूलम्स अपॉन टाइम। तो आपका Q क्या हो जाएगा भाई साहब, I इंटू टी हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। कूलम्स हो गया आपका एम्पियर इंटू टाइम इंटू सेकेंड। तो आपका M क्या हो जाएगा, M विल बी इक्वल टू E इंटू क्यू I इंटू टी ना भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे I है बेसिकली, ठीक है। तो E सी टी बाई, ठीक है, E सी टी, तो आपका भाई साहब E का वैल्यू कितना हो जाएगा, E बाई 9 तो E है आपका क्या इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ठीक है, 96500। तो वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, E इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विल बी E, इक्वेशन 1 इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मास आपका क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू ई आई टी होगा एक्चुअली, ये ई आई टी अपॉन 96500, ठीक है, ई आई टी अपॉन 96500, दैट इज नोन एज द, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू द अमाउंट ऑफ करंट फॉर व्हाट टाइम द करंट हैज पास्ड and 96500, ठीक है, clear है, are we clear on this one? So the mass of a substance that is liberated or deposited at any electrode irrespective of whether it is a cathode or an anode will be equal to E, that is electrochemical equivalent, into I, that is the amount of current that has passed and for the time that it has passed upon 96500, ये हो जाएगा मास। क्लियर है, are we clear on this one people? समझम okay। Second law, if same quantity of electricity is passing through different electrolytic solutions, then the amount of substance deposited or liberated at electrode during electrolysis is proportional to their chemical equivalent weights। अभी देखो आपका क्या है, M क्या है भाई साहब, E इंटू I इंटू टी अपॉन 96500। तो आपका M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, E इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट E1, करंट लेट से आपका क्या है, यहाँ पे देखो सेम क्वांटिटी, लेट से आपका यहाँ पे I1 है और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका T1 है, ठीक है। दूसरे में क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी E2। अभी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यहाँ पे अगर I1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 ही रहेगा फॉर सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस देन अपॉन 96500। तो आपका M1 बाई M2 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, E1 I1 T1 अपॉन 96500 अपॉन E2 I1 T1 अपॉन 96500, कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल, तो M1 अपॉन M2, M1 upon M2 will be equal to E1 upon E2, ठीक है। If same quantity of electricity is passing through different electrolytic solutions, then the amount of substance deposited or liberated at the electrodes during electrolysis is proportional to their equivalent weights। तो M1 upon M2 is equal to E1 upon E2, M1 अपॉन E2, M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेम टाइम इज बीइंग पास्ड, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं भाई साहब, ठीक है, then the amount of substance deposited or liberated at the electrodes during electrolysis is proportional to their chemical equivalent weights।
केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स हो गया ये भाई साहब, ठीक है। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंसेस, और E1 और E2 क्या है भाई साहब, इनके इक्विवेलेंट वेट्स हैं। देन m1 बाई m2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 या m1 बाई E1 इज इक्वल टू m2 बाई E2, ओके। A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of the copper deposited at the electrode? तो mass of copper deposited at the electrode will be equal to भाई साहब क्या, equivalent weight I into T upon 96500, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे CuSO4 है, आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा, M at the cathode। तो अगर आप देखोगे भाई साहब कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया Cu, वैलेंसी इसकी कितनी है भाई साहब 2, और यही होगा इसका भाई साहब इक्विवेलेंट वेट का n फैक्टर हो जाएगा। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर यहाँ पे क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 63.5 अपॉन 2 लिख सकते हैं, या चार्ज ऑफ कटायन या चार्ज ऑफ अनायन। चार्ज ऑफ कटायन क्या है भाई साहब आपका 2, ठीक है। तो ये हो गया 63.5, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो गया ये, ठीक है, ओके। नाउ टाइम आपका कितना है, देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का टाइम मतलब कितना हो गया भाई साहब, 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड्स। सी दैट इज करंट आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट I इंटू टी अपॉन 96500। देखो कॉपर सल्फेट है भाई साहब, कॉपर सल्फेट है, आप इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा भाई साहब आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉपर का डिपोजिशन होगा। अगर कॉपर का डिपोजिशन आपका इस तरह से हो रहा है, आप देखोगे दूसरे में क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका CuSO4 है, CuSO4 भाई साहब किन में डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, ठीक है, SO4 2 माइनस में। तो अभी भाई साहब ये SO4 2 माइनस क्या करेगा भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ पे क्या बना देगा SO4, Cu2 प्लस, ठीक है, सॉरी Cu2 प्लस भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और इसमें से क्या बना देगा Cu। SO4 भाई साहब क्या करेगा, SO4 भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी अपना SO4 आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आया यहाँ पे क्या बना आपका कॉपर बना, ठीक है। दिस इज बेसिकली आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज गोइंग टू गिव यू Cu। तो आपका कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। n फैक्टर भाई साहब आपका कितना है 2 है। तो इक्विवेलेंट की वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर दैट इज 2। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका कॉपर का है 63.5 अपॉन 2, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी इक्विवेलेंट वेट इनटू करंट इनटू टाइम अपॉन 96500। ये आपका फर्स्ट लॉ है किसका भाई साहब, फैराडे का। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 63.5 अपॉन 2, 63.5 अपॉन 2, करंट हैज़ बीन पास फॉर टाइम। तो आपका करंट का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू टी दैट इज 600 अपॉन 96500, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सो हो गया 0.29। चलिए भाई साहब इसको जरा कीजिए फटाफट से करना है। पिछले वाले का ये 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है, कंटेनिंग 0.2 m फेरस सल्फेट एंड 0.2 m फेरिक सल्फेट, मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है भाई साहब, ठीक है। 0.2 मोलर आपका क्या हो गया फेरस सल्फेट एंड 0.2 m फेरिक सल्फेट क्लोराइड सॉल्यूशंस are subjected to electrolysis. The ratio of weight of iron deposited in the 2 cells at the same time. तो आपका भाई साहब मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हाउ मच, EIT बाई 96500। अभी देखो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है भाई साहब, तो फेरस सल्फेट होता है आपका FeSO4,
कौन सा आयन बनाएगा रे? Fe2+, तो इसका भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका क्या डिपोजिशन हो गया? तो आपका n फैक्टर यहां पे कितना हो गया? 2। इक्विवेलेंट वेट कितनी हो जाएगी आयरन की? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है। आयरन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 56 है ना, ठीक है। 56/2, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका? 28, ठीक है। ओके, Fe2SO4 Fe2, यहां पे भाई साहब, अरे बोलो ना भाई साहब क्या होगा? Fe2SO4 भाई साहब 3 है, ठीक है। तो आयरन की बैलेंसी यहां पे कितनी हो गई भाई साहब? यहां पे बनाएगा फेरिक आयन बनाएगा। फेरिक आयन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? आयरन। वाह, इक्विवेलेंट वेट कितना? Fe का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, तो ये हो गया 56/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, अप्रोक्सीमेटली 56/3 लेकर चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 इज दिस, इक्विवेलेंट वेट इन द सेकंड कंडीशन इज 56/3। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ओके, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कंटेनिंग दिस मच ऑफ फेरस सल्फेट, मतलब भाई साहब आपका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। एंड तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, फेरिक सल्फेट क्लोराइड आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड इन द 2 सेल्स अंडर द सेम टाइम, तो भाई साहब सेम टाइम, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनमें सेम जा रहा है। M1 भाई साहब इतना हो गया, M2 के वैल्यू E1, तो ये हो गया E2 IT/96500। M1/M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E1/E2, ठीक है। तो M1/M2, E1 की वैल्यू कितनी बोलो आपकी? हो गई भाई साहब 56/2, 28 हो गई ना भाई साहब, ठीक है। एक्चुअली मैं ये कर लो भाई साहब 56/2, और ये हो गया आपका 56/3, तो 3 टपकेगा ऊपर और 2, 56 कैंसिल, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 3:2, 3:2 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियरम, बहुत बढ़ियम ना भाई साहब। ओके, तो अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, the ratio of weights deposited is equal in the ratio of their chemical equivalent weights provided current and time is same, ठीक है, current and time is same। तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भाई साहब करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe2+, तो 56/2, तो दिस विल बी 3/2। ओके, द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 grams of aluminium when the given electrode, क्या है रिप्रेजेंटेशन, क्या है भाई साहब? द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 grams ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ये चेक करो ना, मॉलिक्यूलर मास फटाक से 54 है क्या? अरे एल्यूमिनियम कितना है? एल्यूमिनियम का 26.9, हाँ 27। तो एल्यूमिनियम का भाई साहब कितना है? 27 grams। द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 grams ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द गिवन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, तो कितना कूलम्स रिक्वायर होगा? तो आपका भाई साहब यहाँ पे Al 3+ है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बनाएगा आपका? Al, ठीक है। Al 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब क्या बना देगा? Al, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब देखो, इसका एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27 grams होता है, ठीक है। ये भी आपका 27 grams है ना। तो आपका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना? 3 ना भाई साहब। एन फैक्टर कितना हो गया? 3 का एन फैक्टर हो गया। Al 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करोगे तब जाके Al का डिपोजिशन हो गया। तो आपका एन फैक्टर कितने का हो गया भाई साहब? 3। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। बाबू नहीं है, तेरा ध्यान अच्छा लग रहा है भाई साहब, गुड। आएगा भी तो अलग बैठना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट भाई साहब आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया भाई साहब आपका? 27/3, दैट इज हाउ मच? 9। सॉल्व करो या ना करो, ऐसे भी रहने दे सकते हो उसको, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया भाई साहब? 9, ठीक है। डिपोजिशन कितना होता है? डिपोजिशन होता है भाई साहब EIRT अपॉन 965/00, ठीक है।
द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड, मतलब आपको यहां पे क्या चाहिए, ये चाहिए, कूलम्स रिक्वायर्ड है, चार्ज रिक्वायर्ड है। और चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। ध्यान दो, आई क्या होता है भाई साहब, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पे अगर चार्ज चाहिए तो आई इंटू टी, मतलब ये वाला फैक्टर चाहिए। तो आई टी की वैल्यू भाई साहब m इंटू 96500 अपॉन ई, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, यहां पे कितना मास डिपोजिशन करना है आपको, 5.4 इंटू 96500 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आया है 9, 0.6 कर लो भाई साहब, ये 5 6 30, 6 6 36, 37, 38, 39, 9 6 54, ये हो गया 57, और आपके दो जीरोस मतलब एक कटेगा क्योंकि पॉइंट है, ठीक है। तो 579, ए बाबा रे, ये तो कोई भी नहीं आया है। 6 क्या हो गया, क्या कंप्लीट करिए, 9 6 54, 15, यही तो आ रहा है, हाँ आया ना भाई साहब, ओ ठीक है ठीक है, 57900, ओके 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 ओके। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ Faraday's electrolysis, the current one is द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा जी भाई साहब, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है भाई साहब आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, m इज इक्वल टू ई आई टी अपॉन 96500, और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है। अगर सेम करंट और सेम टाइम तक पास कर रहे हैं आप, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ Faraday's लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। सभी तो सही है, ये गलत है ना, और ये नहीं होगा, ये फैराडे लॉ नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यार, मॉलिक्यूलर वेट बोला जा रहा है, नहीं ये वाला करेक्ट है, ये भी मॉलिक्यूलर वेट ही बोल रहे हैं ना हम। करेक्ट कॉम्बिनेशन तो भाई साहब ओनली 2 and 4। अच्छा जी भाई साहब, चलो भाई साहब, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ये रिवर्स दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो 1 2 and 4 इज करेक्ट, ठीक है, 1 2 and 4 इज करेक्ट, ये तो करेक्ट नहीं होगा। Ag/C विल बी इक्वल टू Ag/C होगा, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ओके ओके ओके। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। भाई साहब क्या नेचर है इलेक्ट्रोलाइट का, कैसे इलेक्ट्रोड्स हैं, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो आपके भाई साहब फैराडे लॉ क्या हो गया, एक फैराडे लॉ हो गया आपका क्या, मास इज डिपॉजिटेड इज हाउ मच, EIT अपॉन 96500। E आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, I हो जाएगा करंट पास्ट, T हो जाएगा टाइम फॉर विच करंट इज पास, और 96500 ये दिस इज M इज मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फिर ये क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या करेंगे भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर। क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रोड, it is in two ways. Case 1, if the electrode is inert मतलब भाई साहब जिसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। प्लैटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज अ नोबल मेटल, ठीक है। गोल्ड का भी इलेक्ट्रोड भाई साहब आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, क्यों, बेसिकली गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर कंसिडर्ड टू बी नोबल मेटल्स, दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स। तो प्लैटिनम और अगर गोल्ड यूज हो रहा होगा किसी इलेक्ट्रोड में, तो आप मान कर चल सकते हैं कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड दस एक्ट्स ओनली एज अ सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ओके, केस 2 भाई साहब, इफ द इलेक्ट्रोड्स आर रिएक्टिव दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर भाई साहब आपके इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, रिएक्टिव है, दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो ये भाई साहब पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एनोड और कैथोड। एनोड में क्या होगा भाई साहब, अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे एनोड में होगा भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन, और कैथोड में होगा भाई साहब आपका रिडक्शन, ठीक है। तो मोर ई गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इजीली। तो आपका ये क्या है, आपका
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है भाई साहब, ठीक है। मोर आपका ई नॉट ऑक्सीडेशन होगा, मोर ऑक्सीडाइज, मोर आपका रिडक्शन गेट ऑक्सीडाइज रीडली, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जितना ज़्यादा किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी ही आसानी से वो ऑक्सीडाइज होगा, जितना ज़्यादा किसी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही आसानी से वो भाई साहब रिड्यूस होगा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड भाई साहब ये हो गए, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप देखो भाई साहब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कब? जब आप इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, ठीक है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो अगर आप देखोगे, अगर मतलब नॉन मेटल्स में देखें हम, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। मुझे बताओ यहाँ पे व्हाई इज आयोडीन हैविंग मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन ब्रोमीन और क्लोरीन? फ्लोरीन को तो छोड़ दो, आयोडीन का भाई साहब ब्रोमीन या क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो क्लोरीन में 2, 8 और 7 है, ठीक है। ब्रोमीन में भाई साहब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट, यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना आयोडीन में, यहाँ पे से एक ब्रोमीन के लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, और क्लोरीन के एक लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का निकलना, कौन सा ज़्यादा आसान होगा? गुंजला गुंजला क्यों ज़्यादा है? तो फिर तो इसका यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम होगा, सो इट इज इजियर टू लूज। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन विल बी मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, विल बी मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया आपका फ्लोरीन। अब फ्लोरीन भाई साहब आपका बहुत, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका और भी लेस होगा, ठीक है। फ्लोरीन को इसके पास यहाँ पे 2 और 7 ही है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आपका किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, तो इसका और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 3 माइनस। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि हर जगह पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शायद दिया ना रहे, ठीक है। दीज आर सम कॉमन एलिमेंट्स या दीज आर सम कॉमन एलिमेंटल रेडिकल्स विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो अगर भाई साहब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसी का भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑल मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल इज लेसर देन 0 होगा इनका, ठीक है। मेटल्स का टेंडेंसी क्या होगा? ऑक्सीडेशन का, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इनका क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल इनका भाई साहब क्या होगा? नेगेटिव। मेटल्स का ज्यादा करके टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होगी। तो इसका मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका पॉजिटिव होगा और रिडक्शन पोटेंशियल इनका नेगेटिव होगा। ऑल मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कुछ कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ऑल मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन हैव अ रिडक्शन पोटेंशियल विच इज लेस देन 0, दैट इज इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है कितना है? देखो कावेरी, हाँ, हाइड्रोजन का भाई साहब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों भी 0 हैं, दोनों भी 0 हैं, ठीक है, ओके। सो लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा? उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप सिल्वर और गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, यू विल फाइंड दैट दे आर पॉजिटिव, दे आर पॉजिटिव, ठीक है। एग्जांपल भाई साहब आपका देखो लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है? ये आपका क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होगा? द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम का भाई साहब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स वुड बी द लीस्ट। इट, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, जैसे जैसे भाई साहब यहाँ पे देखते जाओगे कि आपका यहाँ पे शेल्स नहीं, आपका यहाँ पे क्या प्रीडोमिनेंट है भाई साहब? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस तरीके का भाई साहब आपको दिख रहा है, ठीक है। दीज आर ऑल फॉर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इफ द मेटल इज लेस रिएक्टिव, जैसे आपका
सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया। सिल्वर तो भाई साहब नोबल मेटल्स में गिना जाता है, इट हार्डली रिएक्ट्स, इसका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल इट इज लेस देन हाइड्रोजन। कॉपर देन हाइड्रोजन, इट विल गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इफ मेटल इज लेस रिएक्टिव, जैसे आपका कॉपर हो गया या भाई साहब आपका सिल्वर हो गया, देन हाइड्रोजन it will get deposited at the cathode. If the metal is more reactive than hydrogen, ठीक है, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड। अगर भाई साहब मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है भाई साहब, नेगेटिव है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं भाई साहब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एट द कैथोड। If the metal is less reactive than hydrogen, it will be deposited at the cathode. समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो हाइड्रोजन का क्या है 0.00, ठीक है, आपका क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो वो भी भाई साहब आपका क्या है 0.00 है, ठीक है। अगर समझ लो कोई ऐसा मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हाइड्रोजन और इसको जब हमने इलेक्ट्रोड्स चुना है, ठीक है, अगर भाई साहब नेगेटिव है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ ना इससे, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा भाई साहब, इसका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ द मेटल इज लेस रिएक्टिव, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो, ठीक है, इफ द मेटल इज लेस रिएक्टिव लाइक सिल्वर देन हाइड्रोजन, इट विल गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो मेटल का भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर नेगेटिव हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इज लेसर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल इज लेसर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, अगर भाई साहब ये होगा तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा भाई साहब, जिसका ज्यादा पोटेंशियल है ना भाई साहब, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। मतलब हाइड्रोजन विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेटल गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो मेटल विल बिहेव एज अ कैथोड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव, क्या ये समझ में आ रहा है, मेटल अगर लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो और रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मेटल का होगा इट विल बी लेसर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन लूज करेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन विल बिहेव एज द एनोड एंड which will behave as the cathode, obviously the one which gains electrons। तो यहाँ पे भाई साहब मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट विल बिहेव एज द कैथोड, क्योंकि इसका रिडक्शन होगा, इसका होगा भाई साहब ऑक्सीडेशन और इसका होगा भाई साहब रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोलेंगे, ठीक है। अगर मेटल इज मोर रिएक्टिव तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल इज मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, आई एम सॉरी, ठीक है। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, जीरो है। किसी भी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ठीक है। अभी भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, ठीक है, किसका होगा ऑक्सीडेशन, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल विल बी द एनोड एंड हाइड्रोजन विल बी द कैथोड। तो अगर हाइड्रोजन कैथोड है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा, H आपका भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को अगर वो गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन कर रहा है तो H2 बनाएगा। H2 कहाँ पे लिबरेट होगा भाई साहब, कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। फॉर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, in aqueous solution of SO4 2 minus NO3 minus ions are not oxidized, here water लंबा है, जान दीजिए।